Hello student, I am Pankaj Singh, Assistant Professor of Political Science in Government College D। आज का हमारा टॉपिक है राजनीति विज्ञान की कुछ सामान्य जानकारियाँ। इसमें पहला पॉइंट आता है वैधता। वैधता किसे कहते हैं? जब किसी संस्था के नियम, निर्णय, कार्यवाही का वह गुण जब लोग उसे अपने लिए और समाज के लिए उपयुक्त और कल्याणकारी मानकर उसका सम्मान करते हों, तो ऐसी धारणा को हम क्या कहते हैं? वैधता। यानी किसी भी संस्था के आदेशों को जनता इसलिए मानती है क्योंकि वो इसे अपने लिए और समाज के लिए क्या समझती है? हितकर समझती है, कल्याणकारी समझती है। अगला आता है हमारा निर्वाचन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। आम चुनाव क्या होता है? आम चुनाव उसे कहते हैं जो एक निश्चित अवधि में होता है, यानी निश्चित अवधि में होने वाले चुनाव, अर्थात हर 5 साल में चुनाव होते हैं। तो इस प्रणाली को हम क्या कहते हैं? आम चुनाव। यानी एक निश्चित अवधि के तहत होने वाले चुनाव क्या कहलाते हैं? आम चुनाव। अगला आता है हमारा मध्यवर्ती चुनाव। मध्यवर्ती चुनाव वो हैं 5 साल के अंदर यदि लोकसभा या विधानसभा भंग हो जाए या अविश्वास प्रस्ताव आ जाए और लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल बीच में ही समाप्त हो जाता है, तो दोबारा से चुनाव कराए जाते हैं। ऐसे चुनाव को हम क्या कहते हैं? मध्यवर्ती चुनाव। अगला आता है हमारा उपचुनाव। जब किसी प्रतिनिधि की आकस्मिक मृत्यु या उसका पद किसी भी कारणवश खाली होता है, तो उसके उस रिक्त स्थान को भरने के लिए दोबारा से उसी स्थान पर चुनाव कराए जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? उपचुनाव। अगला हमारा पॉइंट है विकासशील देश। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के वे देश जो कभी अतीत में उपनिवेशवाद का शिकार रहे हों और वे अपना औद्योगिक, शैक्षिक और आर्थिक विकास नहीं कर पाए हों, लेकिन स्वाधीनता के बाद यानी स्वतंत्रता के बाद यह देश अपने विकास के लिए अब भी प्रयत्नशील हैं, तो ऐसे देशों को हम विकासशील देश या तीसरी दुनिया के देश भी कहते हैं। अगला है समवर्ती शक्तियाँ या समवर्ती सूची क्या है? जैसा कि आपको पता है कि हमारे भारत में कौन सी शासन प्रणाली है? संघात्मक शासन प्रणाली। संघात्मक शासन प्रणाली के तहत 3 सूचियां बनाई गई हैं: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची, इस पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? केंद्र सरकार को। जिसमें कितने विषय हैं? 97। पहले 99 थे, लेकिन कुछ विषयों को इसमें से हटा दिया गया, तो अब लेटेस्ट कितने हैं? 97 थे, लेकिन कुछ विषयों को बढ़ा दिया गया और वो कितने हो गए? 99। दूसरी सूची आती है हमारी राज्य सूची। राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों को है, और इसमें मूल संविधान में 66 विषय थे और अब कितने हैं? 61। 5 विषय समवर्ती सूची में ट्रांसफर कर दिए गए। अगली सूची आती है हमारी समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को दिया गया है। अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार में किसी विषय को लेकर कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो ऐसी स्थिति में कानून बनाने का अधिकार किसका है? केंद्र सरकार का। लेकिन कुछ परिस्थितियों में केंद्र सरकार का कानून मान्य नहीं होता, जैसे कि समवर्ती सूची पर कानून बनाने से पहले यदि राज्य सरकार ने राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति ले ली हो, तो ऐसी स्थिति में उस राज्य में किसका कानून प्रभावी होगा? राज्य सरकार का। यानी समवर्ती सूची के किसी कानून पर राज्यपाल ने राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति ले ली हो, तो ऐसी स्थिति में समवर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार उस राज्य को होगा। अगला आता है अवशिष्ट शक्तियाँ। तीनों सूचियों में जो विषय नहीं आते,
यानी संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची में जो विषय निर्दिष्ट नहीं है, जो विषय वर्णित नहीं है, उन पर कानून बनाने का अधिकार किसका है? केंद्र सरकार का। जैसे मूल संविधान में जब विषयों का वितरण किया गया था संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में, उस टाइम पे कुछ विषय थे ही नहीं, जैसे कि साइबर क्राइम और जितने भी आजकल नेट के माध्यम से जो अपराध हो रहे हैं, तो इस तरह के विषय उस टाइम पे नहीं थे। अब वर्तमान में उन विषयों की आवश्यकता हो गई है, तो ये विषय किसी भी सूची में वर्णित नहीं है, तो इन विषयों को हम किस में रखते हैं? अवशिष्ट सूची में। और इन पर कानून बनाने का अधिकार किसको होता है? केंद्र सरकार को। अवशिष्ट शक्तियों का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 248 में। अगला आता है हमारा लिखित और अलिखित संविधान। लिखित संविधान उसे कहते हैं जिसमें सारी व्यवस्थाएं एक दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत होती हैं, और अलिखित संविधान उसे कहते हैं जिसमें सारी व्यवस्थाएं दस्तावेज के रूप में उपलब्ध नहीं होती, बल्कि वह अनेक कानूनों, प्रथाओं और न्यायिक निर्णयों का समुच्चय होता है। यानी कोई दस्तावेज नहीं होता है, कानून, प्रथाएं, न्यायिक निर्णयों के माध्यम से वहाँ पर शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है। लिखित संविधान के उदाहरण हैं अमेरिका, भारत, जर्मनी, कनाडा आदि। और अलिखित संविधान का प्रमुख उदाहरण तो ब्रिटेन है, और अन्य में सऊदी अरब, न्यूजीलैंड ऐसे देश भी आते हैं। अगला हमारा टॉपिक है सर्वाधिकारवादी व्यवस्था क्या है। यानी ऐसी व्यवस्था जिसमें समाज के सभी व्यक्तियों के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, शैक्षिक व धार्मिक इत्यादि सभी पक्षों पर राज्य का कठोर और संपूर्ण नियंत्रण रहता है। यानी सर्वाधिकारवाद, यानी सभी पक्षों पर, मनुष्य के सारे पक्षों पर किसी एक गुट का या एक दल का प्रभाव होता है। ऐसी शासन व्यवस्था को हम सर्वाधिकारवाद व्यवस्था कहते हैं। सर्वाधिकारवादी व्यवस्था में सत्ताधारी गुट जो लक्ष्य निर्धारित करता है, उन्हीं की सिद्धि के लिए समाज के समस्त संसाधन, अधिकार क्षेत्रों और जनशक्ति का उपयोग किया जाता है। इसका मतलब इसमें राज्य ही सब कुछ होता है, व्यक्ति का स्वतंत्र कोई अस्तित्व नहीं होता, और व्यक्ति सर्वाधिकारवादी राज्य का विरोध भी नहीं कर सकता। राज्य तो होता है उद्देश्य और जनता होती है साधन। साधारणतः सर्वाधिकारवादी व्यवस्था फासिस्ट और कम्युनिस्ट प्रणाली वाले देशों में पाई जाती है। धन्यवाद।